गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार को समझने के लिए हमें विभिन्न चीज़ों के बारे में चर्चा करना होगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लोगों को प्रदान किए गए हैं और उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है जो अधिकार लोगों को दिए गए हैं, और उन अधिकारियों को सुरक्षा करने वाली न्यायपालिका की क्या भूमिका है। मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर हैं, इस चीज़ को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले अधिकारों का इम्पोर्टेंस आपको बताया गया है कि अधिकारों का इम्पोर्टेंस क्या होता है। एक मैं आपको बताऊं कि 1882 ईस्वी के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए कुछ कार्य करने के लिए सरकार जो थी ठेकेदारों की सेवाएं ली और अनेक फ्लाईओवर और स्टेडियमों का निर्माण करवाया था। अब जो ठेकेदार थे अनेक भागों से मज़दूरों को लेकर आए थे जो गरीब थे, और मज़दूरों को ठेकेदार लोगों के द्वारा बहुत ही कम न्यूनतम मजदूरी ली गई, जबकि काम ज़्यादा लिया गया और न्यूनतम मजदूरी दिया गया। मतलब जो सरकारी रेट था उससे भी कम मजदूरी दिया जाता है गरीबों को, श्रमिकों को। जब कम मजदूरी दिया जाता है तो समाज वैज्ञानिक की एक टीम ने उसकी स्थिति का अध्ययन कर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया और उन्हें दलील किया कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी देना बंधुआ मजदूरी जैसा है, बेगार कराने जैसा है, ज़बरदस्ती श्रम कराने जैसा है, और इसलिए ऐसे लोगों को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तब जाकर के न्यायालय ने दलील को स्वीकार किया और सरकार ने निर्देश दिया कि वह इन हज़ारों मज़दूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी प्रदान किया जाए, और तब जाकर के मजदूरी मिला। एक घटना यह था, और एक घटना था कि मचल लालुंग एक व्यक्ति थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया था 23 वर्ष की अवस्था में, और लालुंग असम के मड़ीगांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया, और आरोप यह था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, और मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए तेजपुर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती कराया गया था। वहाँ सफलतापूर्वक इलाज चला और डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी लिखी कि लालुंग स्वस्थ हो चुका है, उस पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और लालुंग न्यायिक हिरासत में ही रहा और 77 वर्ष का हो चुका था वह जेल में ही। मतलब यूँ कहें कि मचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया और 77 वर्ष हो चुका था उसे, और 54 वर्ष तक वह हिरासत में ही रहा और 23 वर्ष उसकी अवस्था में गिरफ्तारी किया गया था, और उसके मुकदमे पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्यों में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को छुड़ाया गया, स्वतंत्र कराया गया। मतलब यह इसे सिद्ध होता है कि लालुंग मचल का पूरा जीवन व्यर्थ ही बीत गया, मुकदमे की सुनवाई ही नहीं हुई और बिना फैसला सुनाए उसको जेल में 54 वर्षों तक रहना पड़ा। हमारा संविधान जो है नागरिकों को सबको समान अधिकार देता है, सबको इक्वलिटी प्रदान करता है, लेकिन इसके बावजूद भी त्वरित सुनवाई, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हर लोगों के पास है। लेकिन लालुंग के मामले में ऐसा संकेत मिलता है कि जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का उल्लंघन किया गया। लालुंग मचल का जो स्वतंत्रताएं थी उसको पूरी नहीं की गई, जो अधिकार था उसे प्राप्त नहीं हुआ, और इस तरीके से अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले इंजीनियर होते तो क्या ऐसा ही होता? क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह से हनन होता? तो ये सब बातें चिंतनीय हैं, सोचनीय हैं, निंदनीय हैं हमारे समाज में। और अभी भी भारत को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए, लेकिन ये समस्या हमारे देश में बनी हुई है हमेशा। इस प्रकार के पहले उदाहरण से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मज़दूरों को उचित मजदूरी मिली,
जिसके वे हकदार थे और शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। इस तरीके से अधिकारों का घोषणा पत्र जो होता है, दोनों उदाहरण जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको बताया, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सदैव मान्यता देगी, सरकार जिसे सदैव मान्यता देगी, संविधान उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए संरक्षित अधिकारों को, ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। और अतः इसलिए अधिकारों का घोषणा पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखने के लिए आ सकता है, इसलिए इसे याद कर लीजिएगा। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। सरकारें वैसे अधिकारों, जो अधिकारों का घोषणा पत्र होता है, उसके विरुद्ध सरकारें भी काम नहीं कर सकती हैं। उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है, उसे बचाने के लिए सरकार की क्या इंतजाम होती है, सरकारें कौन कौन से कदम उठाई हैं। तो जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं, तो जो न्यायपालिका होती है उसे मौलिक अधिकारों का गार्जियन कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है, उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए मौलिक अधिकार का अभिभावक, गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है भारत में। अब आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों के महत्व को समझा था और मांग किया था, अंग्रेज़ों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी और यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान इन सभी चीज़ों का समावेश उसमें किया जाए। और इसीलिए भारतीय जो संविधान थी हमारी, उसमें विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या पहले 7 थी, लेकिन अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। और समता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में लोगों के पास हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और धार्मिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन न कर सकें इन मौलिक अधिकारों का, और मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हो। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देते हैं, वहीं लागू करने के लिए साधारण कानूनों को सहारा लिया जाता है। वही मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि सरकार का कोई भी अंग यदि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, इस अध्यायों में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। और विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। क्योंकि यदि संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायपालिका अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत अनुच्छेद 13 के तहत ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर देता है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। कहाँ पहुँचे, क्या समझे, यदि हम देखें तो दोनों संविधानों में पाए जाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों की घोषणा से करें। उन अधिकारों की एक सूची बनाएं कि क्या क्या दिए गए हैं दोनों संविधान में। दक्षिण अफ्रीका में हों पर भारत में नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हों और भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करने की बात है। तो हम सब देखेंगे यहाँ पर
कि हमारे यहाँ जो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार सबको मिला हुआ है, सभी तबके के लोगों को, जिसका जिक्र अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। जैसे स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उसने चाय पीने की इच्छा की। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था। उसके मित्र को जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। तो यह समानता का अधिकार नहीं हो सकता। टेलीविज़न के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को ही आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इनका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो यह जो घटना थी, यह घटना गलत था। समानता का अधिकार यह नहीं है, यह उल्लंघन है समानता के अधिकार का। तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं? तो मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है, ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसे जनता मान्यता देती है, जिसे समाज मान्यता देता है और सरकारें स्वीकार करती हैं। इसलिए नियम और कानूनों के संग्रह को ही संविधान कहा जाता है। और जो सबके लिए एक समान नियम या कानून होते हैं, उसी को संविधान कहा जाता है। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसके बिना लोगों का सर्वांगीण विकास संभव ही नहीं है। मौलिक अधिकार के बिना लोगों का सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास हो ही नहीं सकता। समानता का अधिकार कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष सभी को एक समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य जाति, धर्म, जन्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसका अपवाद विभिन्न लोगों को दिए जाने वाले विशेष सुविधाएं हैं। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि रोजगार के अवसर की समानता, सभी को रोजगार का अवसर एक समान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 में कहा गया छुआछूत का अंत, मीन्स अस्पृश्यता का अंत। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर अनुच्छेद 17 में छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया। इसीलिए अस्पृश्यता निवारण निरोध अधिनियम 1955 बनाया गया। और अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, मतलब एबोलिश टाइटल। इसका मतलब होता है कि राज्य शिक्षा और सैन्य क्षेत्रों को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों में कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकते। यदि अन्य क्षेत्रों में कोई उपाधि प्रदान करना है तो राष्ट्रपति से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। यही नहीं, यदि कोई विदेश की संस्था भी भारतीय नागरिक से कोई उपाधि प्रदान करना चाहती है तो भी राष्ट्रपति से परामर्श लेना अनिवार्य होगा। ये बाध्यता कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा न मिल सके। और ये था समानता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में भी लोगों को अनेक प्रकार की स्वतंत्रता मिले हैं। स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है, जिसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और पढ़ेंगे। साथियों, आप सब लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और अधिकारों के महत्व को लिखिएगा। हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे होता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करने वाली संस्था कौन सी है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सबको जानने चाहिए। और ये अधिकारों का जो लिस्ट है, इस लिस्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।